नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं टारगेट विद चंद्रा यूट्यूब चैनल। मैं हूं चंद्रभान और हम लोग संविधान पढ़ रहे थे। संविधान में हम लोग बात कर रहे थे मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकारों में हम लोगों ने समानता के अधिकार की बात कर ली थी, अर्थात अनुच्छेद 14 से 18 तक की हमने बात कर ली है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक की हम लोग बात करने वाले हैं। जो लोग पहली बार वीडियो हमारा देख रहे हैं वो लोग सबसे पहला काम ये करें कि अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के जो वीडियो है मौलिक अधिकारों के, उनको जरूर वो एक बार देख लें ताकि आगे जो चीज़ें हैं उनको समझने में आसानी हो जाए। इसलिए मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारे के सारे वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप वो वीडियो प्राप्त कर सकते हैं और देख सकते हैं। तब जाकर के आप यहाँ अनुच्छेद 19 से 22 तक अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार को आप लोग पढ़ेंगे। बात ये होती है कि आप उससे कनेक्ट कर पाएंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आज हम लोग मौलिक अधिकारों का भाग 7 जो है, भाग 7 की बात करेंगे और भाग 7 में हम लोग बात करने वाले हैं स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की। ओके, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, वो भूल सुधार की बात है। पिछले वीडियो में जब मैं बात कर रहा था समानता के अधिकार की, तो अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 में लास्ट में कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिमाग में कुछ और होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो आप 15 का 6 और 16 का 6, जहां पर मैंने बताया था कि आर्थिक आधार पर जो गरीब हैं, सवर्ण वर्ग के, जिनको 10% का आरक्षण दिया गया है, उनके लिए जो विधेयक लाया गया था 124वां संविधान संशोधन विधेयक, वो 2019 में ही पारित हुआ था। गलती से वहां मेरे मुंह से 2018 निकल गया है, उसके लिए मैं आपसे सॉरी कहता हूं। तो इस चीज को आप सुधार लीजिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। आगे हम लोग बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार की, राइट टू फ्रीडम की, अनुच्छेद 19 से 22। सबसे पहली बात तो अनुच्छेद 19 से 22, जिसे हम स्वतंत्रता का अधिकार कहते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नागरिकों के लिए है, भारतीय नागरिकों के लिए है, ना कि किसी व्यक्ति के लिए है। ओके, और हम सिर्फ आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 19 और सिर्फ 20 की। 2 अनुच्छेद हम लोग यहाँ पर पूरी तरह डिटेल से पढ़ने वाले हैं, लेकिन मैं 19 से 22 तक की चीज़ें मैं आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आपके दिमाग में जो है वो चीज़ें सेट हो जाएं। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो ये बात करता है स्वतंत्रता के अधिकार की, और स्वतंत्रता, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो ये कहता है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। ठीक है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 21 की बात करेंगे तो इसमें है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, और अनुच्छेद 22 की बात करेंगे तो ये क्या करता है, गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार ये देता है। तो ये है 19 से 22 तक कुल मिलाकर के। ठीक है, 19 से 22 तक कुल मिलाकर के कितने अनुच्छेद हैं, अर्थात स्वतंत्रता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 19, 20, 21, 22 अर्थात 4 मूल अधिकारों की बात की गई है जो कि स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल हैं, और यहां पर 4 अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं। आज मैं 2 अनुच्छेदों की सिर्फ बात करूंगा, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 20। बहुत ही मजा आने वाला है, वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, वीडियो में बने रहें और बहुत सारी जानकारियां आपको अच्छी मिलने वाली हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 1, पहले मैं अनुच्छेद 19 की बात करूंगा। अनुच्छेद 19 में हम लोग पढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो आप किसी नागरिक को उसकी स्वतंत्रता से, कई प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है, उनसे किसी भारतीय नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 में तो ये लिखा हुआ है। अनुच्छेद 19 के 1 की अगर बात करें तो ये कुल मिलाकर के 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात करता है। वैसे अगर देखें तो पहले मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया था। ओके, ये 7 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं, उनमें से जो एक स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दिया गया, और वो है कौन सी, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित थी। चूंकि आपको पता है पहले मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी, 7, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया, और संपत्ति के अधिकार से संबंधित ही अनुच्छेद 19 के 1 के जब हम बात करते हैं 19 के 1 में, तो उस पे 19 के 1 का जो 4 नंबर है, वहां पर भी संपत्ति के अर्जन, धारण और बयान का अधिकार की बात की गई थी, तो उसको भी समाप्त कर दिया गया। इसलिए अनुच्छेद 19 के 1 में अब कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है? 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की जाती है। तो यह भी आपको यहां पर याद रखना है, क्योंकि कई बार डाउट हो सकता है।
टोटल मूल अधिकार 6 थे, 7 थे पहले मूल संविधान में, बाद में एक को समाप्त किया गया संपत्ति के अधिकार को, बचे 6। ठीक है, और जब वो समाप्त किया गया था तो ऐसे ही जब हम 19 की बात करते हैं तो 19 के एक में भी 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। अब कितनी है? 6। तो उनमें से भी संपत्ति के अधिकार से एक संबंधित था अनुच्छेद 19 का 1 का चा, जो कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, इसलिए उसको भी समाप्त कर दिया गया। तो यहां पर भी आप कितनी स्वतंत्रताएं बची? 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं बची। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 के 1 में। ओके, चलिए, तो हम एक एक ये जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं उन सभी स्वतंत्रताओं को डिटेल से पढ़ने वाले हैं, एक एक की हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के का की। इसमें साफ साफ लिखा गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो यहां पर अगर हम अभिव्यक्ति की बात करें तो अभिव्यक्ति एक बहुत ही व्यापक शब्द है। यहां पर अभिव्यक्ति और वाक एवं अभिव्यक्ति का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को उसके विचारों को उजागर करने से, विचारों को रखने से आप रोक नहीं सकते हैं, और वो विचार जो हैं वो विभिन्न प्रकार के साधनों से अभिव्यक्त हो सकते हैं। ठीक है, तो अभिव्यक्ति जो शब्द है वो व्यापक है। अब विचारों को व्यक्त करने के बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, एक तो बोल करके, पोस्टर के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से, इशारों के माध्यम से, आंखों से इशारा करके, अंगुलियों से इशारा करके, तो कई सारे लिख करके, तो बहुत सारे ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। एक्सप्रेशन का मतलब है कि जो लोग गूंगे होते हैं वो लोग देखिए बिना बोले ही अपनी विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो विचारों को अभिव्यक्त करने से के जितने भी प्रकार के साधन हैं उन साधनों से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाएगा। यह मतलब है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का। ओके, और इसमें कई प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है जिनको मैंने यहां पर रखा हुआ है। अर्थात अनुच्छेद 19 के 1 के का को हम कहते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इस वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कई प्रकार की स्वतंत्रताओं को समाहित किए हुए है। ये कई प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता, अर्थात मीडिया को भी आप रोक नहीं सकते हैं, और मीडिया जो है वो स्वायत्त संस्था इसीलिए जानी जाती है, और ये कह सकते हैं कि चौथा स्तंभ भी उसे माना जाता है। तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज अपना हम फहरा सकते हैं, इससे भी क्योंकि ये भी एक तरीके का एक्सप्रेशन है, ये भी एक तरीके की विचारों को अभिव्यक्त करने का साधन है, इसलिए इससे भी वंचित नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा विज्ञापन की स्वतंत्रता, जिसे हम कहते हैं वाणिज्यिक भाषण, अर्थात जो विज्ञापन टीवी पे दिखाए जाते हैं, अखबारों पे दिए जाते हैं, ये भी एक तरीके से अपने प्रोडक्ट को लेकर के उनके जो विचार हैं उनको अभिव्यक्त किया जा रहा है, एक माध्यम है, इसलिए यहां भी रोका नहीं जा सकता है। और इसी अनुच्छेद 19 के का के और जो स्वतंत्रताएं दी गई हैं उनमें से जैसे जानने का अधिकार है, जिसे हम ये कह सकते हैं कि सूचना का अधिकार है, इंफॉर्मेशन भी हम ले सकते हैं। 12 अक्टूबर 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम हमारे भारत में आया था, और तब फिर इसको मौलिक अधिकार में शामिल कर लिया गया, और ये किसमें है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल किया गया है। किसको? सूचना के अधिकार को। ठीक है, तो ये भी इसी में शामिल है। चुप रहने का अधिकार, चुप रहने का अधिकार जो आया ये इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में आया था। इमैनुअल जो कि एक मुस्लिम व्यक्ति थे, उनका यह कहना था कि हम राष्ट्रगान में हम खड़े हो जाएंगे, उसका सम्मान करते हैं, लेकिन राष्ट्रगान गाना जो है हमारे धर्म के खिलाफ है। चूंकि मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए अलग से जो प्रावधान है वो किए गए हैं, और अगर हम राष्ट्रगान गाते हैं, हमारी इच्छा है तो हम गा सकते हैं, लेकिन कोई दबाव नहीं बना सकता है कि आपको राष्ट्रगान गाना ही पड़ेगा। क्योंकि साफ साफ हम पढ़ते हैं कहां पर? अनुच्छेद 29 और 30, जहां पर, और अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि हर एक व्यक्ति अपने धर्म के हिसाब से आचरण कर सकता है। तो इन्होंने कहा कि हम अगर इस तरीके से गाना गाते हैं, इस राष्ट्रगान को गाते हैं, तो हमें जो धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 25 से 28 में, इसका उल्लंघन हो जाएगा, इसलिए हमको चुप रहने का अधिकार भी दिया जाए। तो इमैनुअल बनाम केरल राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने इमैनुअल
जी को चुप रहने का अधिकार दे दिया। इसीलिए देखते होंगे कि जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि राष्ट्रगान के समय क्या होते हैं, सीधे खड़े तो हो जाते हैं लेकिन वो राष्ट्रगान गाते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि वो उनके धर्म के खिलाफ है और ऐसा उनको मूल अधिकार भी मिला हुआ है अनुच्छेद 19 के 1 का के तहत। ओके, इसके साथ साथ विदेश जाने का अधिकार, ये मेनका गांधीवाद में आया था, विदेश जाने से उनको रोका जा रहा था। ठीक है, तो ये भी क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में आता है। अर्थात एक्सप्रेशन की जो परिभाषा है वो बहुत ही व्यापक है। यहाँ विदेश जाने के अधिकार को भी वाक एवं अभिव्यक्ति के दायरे में ले आया गया। इसके साथ साथ प्रदर्शन या धरना भी आप कर सकते हैं, अर्थात अपनी बात को रखने के लिए आप धरना कर सकते हैं, अनशन कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो ये कई दिए गए हैं, कई मामलों के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था तब आए हैं, लेकिन मैं उतना ज़्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि उतना ज़्यादा डीपली जाऊंगा तो आपको ये चीज़ें फिर समझ में नहीं आएंगी। वीडियो थोड़ा सा और ज़्यादा उसमें हौच-पौच हो जाएगा, आपको समझने में दिक्कत होगी। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि अनुच्छेद 19 के का के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आती है और इसमें कुल मिलाकर के ये जो स्वतंत्रताएं हैं उनकी मैंने बात की है और ये इससे बाहर एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, इस बात को आप याद रखिए। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अगर आपके अकॉर्डिंग लगता है कि ये चीज़, कोई ऐसी चीज़ जो कि हमारे एक्सप्रेशन को दर्शाती है, तो वो भी क्या होगी, वो भी इसी अनुच्छेद 19 के 1 का के तहत आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये बात कर ली। आगे हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 खा की। इसमें क्या दिया गया है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन दोस्तों इसको पढ़ने के पहले हम अनुच्छेद 19 के 1 के बारे में इसका जो अपवाद है उसको पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 19 के 1 का में जो कहा गया है कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको चाहो जो भी मनाए बको, जिसको मन चाहे प्रधानमंत्री को गाली दो, राष्ट्रपति को गाली दो, जिसको मना है उसको गाली दो, उल्टी सीधी बातें करो तो कोई मुंह तोड़ देगा। जब कोई मुंह तोड़ देगा तो फिर कहोगे कि हमारे जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उससे आप हमें बाधित कर रहे हैं, हमको रोक रहे हैं, है ना। तो ये नहीं करना है। यहां पर राज्य निर्बंधन भी लगा सकता है, अर्थात रोक भी लगा सकता है कि आप जो मन चाहे। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में आपको अधिकार दिया गया है तो आप जो चाहे वो बको, आप देश विरोधी नारे लगाओ, है ना, लोगों को गाली दो, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को गाली दो, न्यायालय को गाली दो, ये सारी चीजें अगर आप करेंगे तो आपको आपके मूल अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा। और ये बात कहां पर रखी गई है, अनुच्छेद 19 के 2 में, अर्थात अनुच्छेद 19 के 1 का, ध्यान से सुनिए, अनुच्छेद 19 के 1 का को पढ़ने के साथ साथ हमें अनुच्छेद 19 के 2 को भी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अर्थात यहां स्पीच और एक्सप्रेशन की जो स्वतंत्रता दी गई है वो पूरी तरीके से अत्यांतिक नहीं है। अत्यांतिक का मतलब नहीं है कि आप जितना मन चाहो वो बोलो, जो मन चाहे वो बोलो, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कुछ आधारों पर आप पर रोक लगाई जा सकती है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। ये आधार दोस्तों यहां पर दिए गए हैं, जिनमें से एक आधार है भारत की प्रभुता एवं अखंडता। आप ऐसा बोलते हो कि भारत की प्रभुता और देश की अखंडता में आंच आती है तो आपके बोलने पर पाबंदी लगा दी जाएगी, रोक लगा दी जाएगी। ओके, आगे हम देखते हैं कि अगर आप ऐसा बोलते हो कि लोक व्यवस्था खंडित होती है, तब भी आप पर रोक लगाई जाएगी। शिष्टाचार एवं सदाचार के हित में अगर कुछ ऐसा काम करते हो, इतना किसी को गाली दे रहे हो, तो शिष्टाचार के आधार पर आप पर रोक लगा दी जाएगी, सदाचार के आधार पर आप पर रोक लगा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यांतिक नहीं है कि जो मन चाहे वो आप बोलो। ठीक है, यहां पर रोक भी लगाई जा रही है। इसके साथ साथ विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, आप ऐसा बोल रहे हो कि जो हमारे विदेशी राज्य हैं उनके साथ हमारे देश का जो संबंध है वो गड़बड़ा रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके बोलने पर रोक लगाई जा सकती है। यह भी यहां पर कहा गया अनुच्छेद 19 के 2 में। इसके अलावा लास्ट में कहा गया कि राज्य की सुरक्षा प्रभावित ना हो, ऐसा कुछ मत बोलें कि राज्य में क्या हो, गृह युद्ध चालू हो जाए, किसी राज्य में ही झगड़ा चालू हो जाए, आपस में लोग दंगे फसाद करने लगे। अगर ऐसा आप बोलते हैं तभी कई बार आप देखा होगा कि कई जो नेता हैं जो कि ऐसे भाषण देते हैं जिससे जो जनता है वो बहक जाती है, जिसे हम कहते हैं भड़काऊ भाषण। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो कि कट्टर नेता कहलाते हैं और वो ऐसा बोलते हैं कि जनता को पसंद भी बहुत आता है, लेकिन एकदम कट्टरता उनके अंदर आती है और कई बार ऐसा होता है कि मारपीट भी हो जाती है, दंगे फसाद भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोलने का अधिकार तो दिया गया है लेकिन आप कुछ भी बोलें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप गलत बोलते हैं, अगर राज्य की सुरक्षा पे खतरा आता है तो आपके बोलने पर भी खतरा
आ जाएगा, अर्थात आपको बोलने से रोक दिया जाएगा। ठीक है। न्यायालय का अवमान, न्यायालय का अवमान का मतलब है कि न्यायालय बार बार आपको कोई एक ऑर्डर भेज रहा है, कोई सूचना भेज रहा है और आपसे जवाब मांग रहा है, उस सूचना का आपसे कोई जवाब मांगा जा रहा है और आप जवाब देने नहीं जा रहे हैं, अर्थात न्यायालय का आप अवमान कर रहे हैं, न्यायालय का अपमान कर रहे हैं, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो अवमानना के आधार पर भी आपकी अभिव्यक्ति पर रोक लगाई जा सकती है। मानहानि के आधार पर भी आपके ऊपर क्या किया जा सकता है, निर्बंधन लगाया जा सकता है। किस अनुच्छेद के पर निर्बंधन लगाया जाएगा? अनुच्छेद 19 के का में, अर्थात वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 के 1 के का के तहत जो वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, इस पर कितने आधारों पर, निम्न में से कौन सा आधार है जिसके आधार पर रोक लगाई जा सकती है? तो दोस्तों ये सारे आधार हैं जिन पर रोक लगाई जा सकती है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के खा की। इसमें क्या है? शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। शांतिपूर्ण एवं निरायुध, निरायुध का मतलब है बिना हथियार के, बिना आयुध के। ठीक है, आप सम्मेलन की स्वतंत्रता है, आप सम्मेलन कर सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। आप सम्मेलन कोई भी, आप देखते हैं कि बहुत सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन यहां पर कहा गया है शांतिपूर्ण तरीके से। दंगा फसाद करके आप कोई सम्मेलन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप दंगा फसाद करेंगे इसका मतलब है लोक व्यवस्था खतरे में आएगी, देश की एकता और अखंडता पे खतरा आएगा। ठीक है, और शिष्टाचार एवं सदाचार का खंडन होगा। तो ऐसे में यहां पर भी रोक लगाई जा सकती है। तो अनुच्छेद 19 के 3 में कहा गया है, इस पे निर्बंधन लगाया गया है। देखिए एग्जाम में पूछा जा सकता है, अनुच्छेद 19 के 1 के का में निर्बंधन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 19 के 2 के आधार पर, जो 2 में अनुच्छेद 19 के 2 में दी गई है उसके आधार पर। अनुच्छेद 19 के 1 के का में जो बात लिखी गई है, शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, इस पर भी रोक लगाई जा सकती है। अनुच्छेद 19 के 3 में जो आधार दिए गए हैं, और उसमें आधार दिए गए हैं क्या? यही दिया गया है, भारत की प्रभुता एवं अखंडता और लोक व्यवस्था। ठीक है, तो अनुच्छेद 19 के 3 के आधार पर अनुच्छेद 19 के 1 के स्वतंत्रता दी गई है, उस पर रोक लगाई जा सकती है। ऐसे ही अनुच्छेद हम बात करेंगे 19 के 1 के गा की, जिसमें कहा गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता। हम देखते हैं कि बहुत सारे बजरंग दल है, हिंदू युवा वाहिनी है, नारी शक्ति वाहिनी है ना, भीम आर्मी है, एकता मिशन, जाने क्या कितने सारे संगठन हमारे देश में और संघ बने हुए हैं। ये क्यों बने हुए हैं? क्योंकि संविधान हमें अनुमति देता है कि आप ये काम भी कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। लेकिन संगठन और संघ बनाने का उद्देश्य जो है वो गलत नहीं होना चाहिए कि आप संगठन बना के किसी पर अटैक कर दो, है ना, किसी दूसरे पक्ष के ऊपर हमला कर दो। ये मतलब नहीं। संगठन बनाने का मतलब है कि आप अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएं। ठीक है, आप अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाए। ज्यादा लोग जब एक साथ अपनी बात को रखेंगे तो उस बात को माना जा सकता है अगर उनके साथ कुछ गलत होता है। ये इसके पीछे मूल भावना छिपी हुई है, ना कि आप इकट्ठा होकर के हथियारों के साथ किसी पर हमला कर दें। इस तरीके का संगठन बनाने से संविधान हमारा रोकता है। तो यहां पर भी कहा गया है कि संगठन बनाइए भाई, संघ बनाइए, लेकिन वही चीज है कि जो भारत की प्रभुता एवं अखंडता है, लोक व्यवस्था है, वो खंडित नहीं होनी चाहिए। तो अनुच्छेद 19 के गा पे जो दिया गया है संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसको भी निर्बंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। किस अनुच्छेद के आधार पर? अनुच्छेद 19 के 4 के आधार पर। तो दोस्तों इन चीजों को याद करने के लिए आप परेशान मत होइए। आप अनुच्छेद 19 का 2 के जो चीजें दी गई हैं वही की वही सारी चीजें यहां पर भी हैं। थोड़ा बहुत अंतर है जो कि मैं आपको बता दे रहा हूं, बाकी आप इतना याद रखेंगे, इन्हीं यही सारे आधार हैं जिन पर रोक लगाई जाती है। आगे हम अनुच्छेद 19 के 1 के घा की बात करेंगे। इस पे क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता। भारत के पूरे क्षेत्र में जितनी भारत की बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन के अंदर आप आबाद बिना किसी बाधा के घूम फिर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। ये कहां पर लिखा गया है? ये अनुच्छेद 19 के 1 के घा में लिखा गया है। और भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण की स्वतंत्रता दी गई है। हाँ, यहां पर भी रोक लगाई गई है। यहां पर रोक लगाई गई है कि आप इस तरीके का ना घूमें कि SC ST के हितों के खिलाफ हो या साधारण जनता के हितों के खिलाफ हो। ऐसा आप मत घूमें, ऐसा आबाद संचरण मत करें कि आपको घूमने की तो छूट दे दी गई है, घूमिए फिरिए, लेकिन आप जो साधारण जनता के साथ आप खिलवाड़ करते हैं, उनका कोई नुकसान होता है, तो ऐसे में आपको पर रोक लगाई जा सकती है। आगे हम बात करते हैं अंगा की, अनुच्छेद 19 का 1 के अंगा की, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने एवं बस जाने की स्वतंत्रता। अर्थात भारत के किसी भी राज्य में आप जाइए, आप वहां बस सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं। ये सारी स्वतंत्रता जो है वो दी गई है इसमें। लेकिन पहले जो हमारा एक राज्य था जम्मू कश्मीर, जब वो एक क्या था,
जब अनुच्छेद 370 लागू था तो जम्मू कश्मीर एक अपवाद था, वहां कोई ऐसे जाकर के बस नहीं सकता था। हालांकि अब वो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और वहां दिल्ली की तरह व्यवस्था भी हो गई है, अर्थात विधानसभा भी वहां पर होगी। तो अनुच्छेद 370 में जितनी भी चीजें थी वो तो खत्म हो चुकी हैं, तो वो भी अब यहां पर लागू नहीं हो सकता। अर्थात अब जम्मू कश्मीर में जाकर के भी आप बस सकते हैं, वहां निवास कर सकते हैं, जब तक कि कोई नया नियम जम्मू कश्मीर के लिए विशेष नहीं किया जाता है तब तक। ओके, इसके अलावा अनुच्छेद 19 के 1 का 4, जिसके इसको मैंने ब्लू कलर से लिखा हुआ है, ये ब्लू कलर से लिखने का कारण ये है कि वर्तमान में ये नहीं है, इसको समाप्त किया जा चुका है, मैंने पहले बताया था। और इसमें था क्या, संपत्ति के अर्जन, अर्थात संपत्ति आप कमा सकते हैं, धारण कर सकते हैं, ठीक है, और व्ययन खर्च कर सकते हैं के अधिकार की स्वतंत्रता थी। संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता थी, लेकिन अब संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को समाप्त कर दिया गया था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। इस वजह से ये वाला जो है, ये अनुच्छेद जो है ये नहीं है, इस बात को याद रखिए। इसलिए मैंने इसको ब्लू कलर से लिखा था, लिख इसलिए दिया था ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 19 के 1 के 6 की। तो देखिए यहां पर चा वाला भाग नहीं है, अब आप सीधा कहां पर हम लोग पढ़ते हैं, 6 पर। तो इसमें क्या है, व्यापार, वृत्ति, आजीविका, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। आप कोई भी व्यापार चुन सकते हैं, या ये नहीं है कि नहीं यार तुम यही वाला व्यापार करो, अगर दूसरा करोगे तो करने नहीं देंगे, कोई आपको ऐसे रोक नहीं सकता है। आपकी जो भी आजीविका है, आपकी जो भी वृत्ति है, आप जो भी कारोबार करना चाहते हैं, आप जैसा व्यापार करना चाहते हैं, किस चीज का व्यापार करना चाहते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं होगी, आपको कोई रोक नहीं सकता है। हाँ, राज्य चाहे तो कुछ टेक्निकल पॉइंट लगा सकता है, कुछ योग्यताएं किसी कारोबार के लिए लगा सकता है कि नहीं भाई इस कारोबार के लिए ये योग्यता होनी चाहिए। इस तरीके की योग्यता जो है राज्य चाहे तो विहित कर सकता है, लगा सकता है, बट वैसे आप कोई भी व्यापार करिए, कोई परेशानी नहीं है। हाँ, लेकिन यहां पर भी आप ऐसा व्यापार मत करिए कि साधारण जनता के हितों के खिलाफ हो। आप व्यापार करने का मतलब ये नहीं है कि एक की चीज को आप 10 रुपए में 20 रुपए में बेचे, जहां साधारण जनता बेचारी मर जाए, ऐसा आप काम नहीं करते। यहां भी रोक लगाया गया है, साधारण जनता के हित में होना चाहिए। अगर साधारण जनता के हित में वो व्यापार नहीं है, ठीक है, अब व्यापार करने का मतलब ये नहीं कि आप किसी आदमी को ही बेच दो, है ना, वो हम आगे बात करेंगे जब शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात होती है तब वहां पर ये बात कही गई है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आप व्यापार करेंगे, अच्छी चीजों का व्यापार करेंगे, अच्छे से व्यापार करेंगे, बाकी आप व्यापार कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे तो हम लोगों ने बात कर ली यहां पर 1 2 3 4 5 6, ये चा वाला छोड़ देंगे तो कुल मिलाकर के अनुच्छेद 19 के 1 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। तो ये था अनुच्छेद 19। आगे हम लोग बात करने वाले हैं अनुच्छेद 20 की, और यहां पर स्टूडेंट को कई बार समझ में चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि संविधान की भाषा ऐसी है जो कि समझ में जल्दी से किसी को आती नहीं है, लेकिन आपको यहां आप आज बिल्कुल समझ में आएगी। चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 20 के बारे में। अनुच्छेद 20, इसमें क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। आपको सबसे पहले क्या याद रखना है कि अनुच्छेद 20 में क्या है, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार, अर्थात जब तक दोष सिद्ध नहीं हो जाता है तब तक संरक्षण आपको मिलेगा। जिस दिन आपका दोष सिद्ध हो जाता है, अपराध सिद्ध हो जाता है, तभी जाकर के आपके ऊपर कोई दंडिक कार्रवाई की जा सकती है। वैसे आपको पर कोई कार्रवाई तब तक नहीं की जा सकती जब तक कि आपका अपराध घोषित ना हो जाए, ये कहता है अनुच्छेद 20। अब अनुच्छेद 20 में 3 प्रकार की चीजों को रखा गया है। अनुच्छेद 20 का 1 है, अनुच्छेद 20 का 2 है, अनुच्छेद 20 का 3 है। इनको समझते हैं, यही मेन है, इनको समझ लेंगे तो समझिए अनुच्छेद 20 आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा। अनुच्छेद 20 के 1 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का अधिकार। कार्योत्तर अर्थात प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। अब इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है क्या है, नहीं समझ में आ रहा ना, मैं बता रहा हूं। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब है कि कार्य के उत्तर, कार्य करने के बाद, उत्तर का मतलब क्या होता है, पश्चात, आप कोई ऐसा काम किए हैं जो अभी किए हैं, कोई ऐसा काम किए हैं और वर्तमान में किए हैं, तो अभी के काम के लिए बाद में कोई विधि बना करके आपके ऊपर दंड का प्रावधान नहीं डाला जाएगा। कोई आप अपराध करते हैं तो वर्तमान में जो विधि लागू है उस विधि के तहत ही आप पर कार्रवाई की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज आपने जो अपराध किया है उसके बाद हम क्या करें कि अब कल एक नया कानून बना दें
और इसके बाद उस कानून के आधार पर आपको सजा दी जाए। तो संविधान हमारा रोकता है कि जिस समय जिस दिन आपने जो अपराध किया है उस दिन जो विधि लागू थी उस विधि के अकॉर्डिंग ही आपको दंड दिया जाएगा, ना कि ऐसी विधि के द्वारा जो कि बाद में बनाई जाए। ठीक है, तो यह भी एक तरीके का नागरिकों के साथ संरक्षण है। इसमें इसका दुरुपयोग हो सकता है कैसे कि आज हम अपराध कोई करें और कोई गुस्सा हो कोई अधिकारी और क्या करे कि उस दंड के लिए अभी तो आज आसान दंड है, उस अपराध के लिए आज आसान दंड है, कल वो नई विधि बना करके क्या करे कि आपके ऊपर कोई बड़ा दंड घोषित कर दे, बड़ा नियम बना दे और आपको बड़ा दंड मिल जाए, आप ज्यादा परेशान हो जाएं। तो ऐसा नहीं किया जा सकता। जिस दिन आपने अपराध किया उस समय जो विधि लागू थी उस विधि के आधार पर ही आपको दंड दिया जाएगा, ना कि कार्य करने के बाद में जो आप कोई विधि बनाएंगे उसके आधार पर दंडित नहीं किया जा सकता। यही है कार्योत्तर विधियों से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, इसको इंग्लिश से बोलते हैं, या इंग्लिश जरूरी थी इसलिए मैंने लिख दिया है। अनुच्छेद 20 के 2 की बात करेंगे तो ये दोहरे दंड से संरक्षण के अधिकार की बात करता है, अर्थात आपके साथ दोहरा दंड, आपको ऐसी सजा नहीं दी जाएगी कि एक काम के लिए 2 दंड दे दिए जाएं। इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम डबल जियोपॉडी, अर्थात दोहरे दंड से संरक्षण। एक आपने अपराध किया है तो उसके लिए एक ही दंड होना चाहिए, एक अपराध के लिए 2 दंड नहीं हो सकते हैं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। सन 1991 ईस्वी में लिट्टे के आतंकवादियों ने राजीव गांधी, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी हत्या कर दी। लिट्टे के आतंकवादियों ने कब की? 1991 ईस्वी में। दोस्तों इसको थोड़ा आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। 1991 ईस्वी में क्या की? हत्या कर दी। बाद में क्या किया गया कि इन लिट्टे के आतंकवादियों को पकड़ करके इनको सजा दे दी गई और फांसी की सजा दी गई। ठीक है, 1994 में ईस्वी में 1991 में इनको फांसी की सजा सुनाई गई। 1994 ईस्वी में इन्होंने क्या किया? मद्रास हाई कोर्ट में रिट डाली और अपने बचने के लिए कि हमारी जो हमारा जो दंड है उसको कम किया जाए। 1994 ईस्वी में जब मद्रास हाई कोर्ट में इन्होंने अपनी बात रखी, अपनी अर्जी रखी, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा नहीं भाई, आप फांसी की सजा ही आपको मिलेगी क्योंकि आपने हत्या की है, वो भी किसी साधारण व्यक्ति की नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की। तो मद्रास हाई कोर्ट ने 1994 में फांसी की सजा बरकरार रखी। ठीक है, उसके बाद ये लोग चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट बचने के लिए। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं कब? 2004 में। 2004 में सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं भाई, फांसी की सजा ही आपको दी जाएगी, इससे कम तो कुछ, इससे ज्यादा होती तो वो भी दे दी जाती, लेकिन फांसी से बढ़कर के कोई सजा है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 2004 में क्या किया? इनको फांसी की सजा इनकी बरकरार रखी। अब इन्होंने क्या किया कि 2004 के बाद में इन लोगों ने, ये बंद है जेल में और देखिए फांसी नहीं दी जा रही है। आप जानते हैं हमारे देश में जो भी कानूनी कार्रवाइयाँ होती हैं बड़ा ही लेट होती हैं। बात क्या है कि 2011 में क्या किया गया कि इन लोगों ने अनुच्छेद 72 के तहत, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति किसी अभियुक्त को क्षमा कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना अनुच्छेद 72, ठीक है, तो उसमें क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, किसी के अपराध को कम कर सकता है, उसकी सजा को कम कर सकता है। ऐसे प्रावधान अनुच्छेद 72 में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 72 के तहत इन्होंने दया याचिका डाली, कहां? राष्ट्रपति के पास में। अब राष्ट्रपति महोदय जी ने भी कई साल लगा दिए, ठीक है, काफी समय लगा दिया, और उसके बाद जाकर के तब इन्होंने क्या कहा कि नहीं भाई, इनको फांसी की सजा ही दी जाएगी, इनको फांसी की सजा ही दी जाएगी। तो 2004 के तुरंत बाद वो लोग राष्ट्रपति के पास चले गए थे। जब 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि नहीं, फांसी की सजा ही बरकरार रहेगी, तब जाकर के इन्होंने क्या किया? दया याचिका डाली अनुच्छेद 72 के तहत, और राष्ट्रपति जी ने 2011 में डिसीजन दिया कि नहीं, फांसी की सजा ही बरकरार रहेगी। अब ये लोग दोबारा वापस आते हैं मद्रास हाई कोर्ट। मद्रास हाई कोर्ट में जाते हैं और कहते हैं इसी अनुच्छेद 20 के 2 के तहत इन लोगों ने कहा कि भाई 1991 में फांसी की सजा सुनाई गई और 1991 से लेकर के 2011 हो गया, कितना साल? लगभग 30 साल तो बेचारे जेल में रहे। तो जेल में इनका शोषण हुआ, इनको प्रताड़ित किया गया, जेल में 30 साल बंद रहे। तो ये इतना साल तो सजा वो पहले ही काट लिए, है ना। लगभग कह सकते हैं कि जिसे हम कहते हैं ना उम्र कैद तक की तो ये सजा पहले ही काट चुके हैं, और उसके बाद इनको आप फांसी दोगे। तो ये तो एक अपराध के लिए 2 दंड हो गए।
तो इस आधार पर इनको मौका मिल गया और अनुच्छेद 20 के 2 में जो प्रावधान दिया गया है कि दोहरे दंड से संरक्षण करता है, तो मद्रास हाई कोर्ट में जब इन्होंने रिट डाली तो मद्रास हाई कोर्ट को मजबूर होकर के इन लोगों की सजा को कम करना पड़ा, अर्थात फांसी की सजा इनकी टल गई। तो ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। अगर हम अनुच्छेद 20 के 2 की बात करें तो वहां साफ साफ ये था कि एक अपराध किए हैं तो उसके लिए 2 सजाएं कैसे हो सकती। अब कोर्ट भी मजबूर थी कि जो 30 साल इनको सजा दे दी है वो वापस तो हो नहीं सकती है, वापस क्या होगी, सिर्फ फांसी की सजा ही वापस हो सकती है, बाकी जो समय बीत गया वो तो वापस हो नहीं सकता। तो फिर ऐसे में इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया, कुछ दिन और जेल में रहे होंगे, उसके बाद छूट गए। तो ये था दोहरे दंड से संरक्षण का अधिकार की बात करते हैं। अगला अनुच्छेद 20 के 3 की बात करें, यह है आत्म अभिशंसन से संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम सेल्फ इंक्रिमिनेशन। अब शब्द थोड़ा सा ऐसा टफ लगता है, लेकिन इसका मतलब यह है कि किसी भी नागरिक को उसके द्वारा किए गए किसी अपराध के लिए उसी को गवाह जबरदस्ती नहीं बनाया जा सकता, अर्थात उसी को गवाह नहीं बनाया जा सकता, उसी से आप जबरदस्ती गुनाह कबूलवा नहीं सकते हैं कि तुम अपना गुनाह खुद कबूलो। उसकी इच्छा है तो वो कबूल सकता है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है, पर जबरदस्ती उसी व्यक्ति से आप गुनाह कबूल नहीं करवा सकते हैं। यह है आत्म अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार। ओके, और इसमें यह भी कहा गया, सेल्वी बनाम कर्नाटक राज्यवाद में यह कहा गया कि किसी भी नागरिक को आप उससे ही आप गुनाह कबूलवा नहीं सकते हैं और ना ही उसकी बिना मर्जी के आप पॉलीग्राफी करवा सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आप उसका ब्रेन प्रिंटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जो लाई डिटेक्टर मशीन है उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या दिखाते हैं कि आप जबरदस्ती उससे गुनाह कबूलवाने की कोशिश कर रहे हैं, उसकी इच्छा नहीं है। हालांकि अगर वो चाहता है, कई बार हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े जो लोग होते हैं जब फंसते हैं तो कहा जाता है कि आप कानून का साथ दीजिए, अर्थात पॉलीग्राफी मशीन जब आपके पास आपके ऊपर लगाई जा रही, इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आप उस कानून का साथ दीजिए और बोलिए, तो वो उसकी इच्छा अनुसार ही होगा। अगर वो चाहे तो वो सारी चीजों का टेस्ट दे सकता है, बट उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आत्म अभिशंसन से संरक्षण का अधिकार है, ठीक है। हालांकि मिस्टर एक्स बनाम मिस्टर जेड एक मामला है, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा, 2010 का, उसमें डीएनए टेस्ट की बात कही गई कि डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, वो इस संरक्षण से का एक अपवाद है। तो डीएनए टेस्ट किया जा सकता है, बट और जो नार्को टेस्ट है, पॉलीग्राफी है, ब्रेन टेस्टिंग है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि संविधान इसकी मोहलत नहीं देता है। वो नागरिकों को ये संरक्षण देता है, आत्म अभिशंसन से संरक्षण वो देता है। तो ये 3 जो हैं, दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अधिकार में 3 अधिकार जो हैं वो नागरिकों को प्रोवाइड करवाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी की सारी बातें कर ली हैं, कुछ छूटा नहीं है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें इसमें छूट गई हैं तो आप कमेंट्स करके कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट डे मिलेंगे हम दूसरे वीडियो के साथ, जहां पर हम लोग बात करेंगे अनुच्छेद 21 की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की। तो दोस्तों तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।